स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में आपने ये देखा कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पन्न किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल। उसके लिए हम लेंगे एक विमीय बॉक्स में उपस्थित मुक्त कण का उदाहरण। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। एक विमीय बॉक्स में उपस्थित मुक्त कण की क्वांटम यांत्रिकी। मुक्त कण की क्वांटम यांत्रिकी। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके लिए ऊर्जा व तरंग फलन के लिए व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा लेंदी है, इसका जो डेरिवेशंस है, तो हो सकता है एक वीडियो में ये पूरी तरह से कवर नहीं हो पाए। इसके दो पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे इसको। ठीक है, और वीडियो always can heard by Dr. Upendra Singh। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभान्वित हों, फायदा लें। ठीक है, नोट कर लें। कॉलेज कैम थर्ड बाय डॉक्टर उपेंद्र सिंह। आप इसको सर्च कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक संख्या में जितने बच्चे इससे देख सकते हो देखें और फायदा उठाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक विमीय बॉक्स में उपस्थित मुक्त कण की क्वांटम यांत्रिकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुक्त कण क्या होता है। What is free particle? इसको बोलते हैं हम फ्री पार्टिकल। तो ये क्या होता है, तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे। वह कण जिसकी स्थितिज ऊर्जा समस्त या सभी जगहों पर सर्वत्र एक समान हो, मुक्त कण कहलाता है। मुक्त कण होने के लिए क्या कंडीशन है कि स्थितिज ऊर्जा जो है इसकी अगर सर्वत्र एक समान है तो इस प्रकार के कण को हम मुक्त कण कहते हैं। और हम कह सकते हैं फॉर अवर कन्वीनियंट V = 0, यहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य हो। एक ऐसा तंत्र जिसमें एक बंद क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तथा बंद क्षेत्र के बाहर या दीवार पर स्थित ऊर्जा अनंत हो। अनंत का मतलब यदि V = इन्फिनिटी। तो ऐसे बॉक्स को हम विभव बॉक्स या पोटेंशियल बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल बॉक्स या विभव बॉक्स। ठीक है, क्या हो गया? ऐसा तंत्र जिसमें एक बंद क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तथा बंद क्षेत्र के बाहर या दीवार पर स्थितिज ऊर्जा अनंत हो,
ऐसे बॉक्स को हम विभव बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण की क्वांटम यांत्रिकी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र का निर्माण करते हैं, अर्थात हम एक बॉक्स का निर्माण करेंगे। मान लिया कि यह हमारा एक बॉक्स है। तो ध्यान से बना, कुछ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा हो गया बॉक्स। ये एक्स अक्ष क्या डायरेक्शन में है। यहाँ पर ओरिजिन बिंदु पर x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x का जो मैक्सिमम मान है वो a है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो x इक्वल टू a ले सकते हैं और यहाँ पर x इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो x इक्वल टू 0 से a तक, और इसी प्रकार से इस दीवार से करते हैं तो x इक्वल टू 0 से ये a तक। ठीक है, अब हमने क्या बोला है, मुक्त कर लिया, तो बॉक्स के अंदर जो स्थिति ऊर्जा होगी वो 0। ठीक है, और बॉक्स का जो डायमेंशन है वो क्या है, a, लेंथ जो है इसका a है। बॉक्स की दीवार या बाहर हमने ये बोला है v इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। ठीक है, दीवार पर v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इन्फिनेटिव, चाहे ये दीवार हो या कोई सा दीवार हो, वहाँ पर v का मान होगा अनंत। तो बॉक्स के बाहर इधर भी हम v इक्वल टू अनंत। ठीक है, अब माना कि m द्रव्यमान का एक कण एक विमीय बॉक्स जिसकी चौड़ाई a है। बॉक्स की चौड़ाई क्या है, a है, लंबाई बोलो, चौड़ाई डायमेंशन a है। x अक्ष की दिशा में गतिशील है। ठीक है, ये जो कण है, पार्टिकल जो है वो x अक्ष की दिशा में गतिशील हो रहा है। ये जाएगा फिर यूं हटाकर वापस। बॉक्स की ऊंचाई अनंत है। हाइट का हमें यहाँ पे ये सर्कल है, ये जैसे दीवार बना हुआ है और ये जो वॉल है वो सेकेंड है। हाइट हमने यहाँ पर अनंत दिया है। बॉक्स के अंदर कण x अक्ष के सापेक्ष अग्र व प्रतीप गति कर सकते हैं। अग्र गति मतलब ये x अक्ष के सापेक्ष ये हो गया, और यहाँ से जब टकराएगा तो यहाँ से इधर आएगा, जब यहाँ से इधर आएगा तो ये x इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इक्वल टू a हो जाएगा, और जब यहाँ से इस तरफ जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, तो अग्र व प्रतीप गति कर सकते हैं। यह मानते हैं कि जब कण बॉक्स की दीवार से टकराता है तब ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो ये कंडीशन है कि अगर ये टकराता है कण बॉक्स की दीवार से, यहाँ चल के इससे टकराएगा, यहाँ चल के इससे टकराएगा, तो उस समय ऊर्जा की हानि नहीं होती, ऐसा यहाँ पर हम मान लेते हैं। तब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच कण की स्थितिज ऊर्जा 0 है। ठीक है, अतः श्रोडिंगर तरंग समीकरण से, श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है हमारा, del 2 psi अपॉन del x2 प्लस del 2 psi अपॉन del y2 प्लस del 2 psi अपॉन del z2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b psi इक्वल टू 0। ठीक है, यही है, हो सकता है आपको ध्यान हो, पता नहीं।
त्रिविमीय बोलते हैं, जो त्रिविमीय था ये। एक्स अक्ष के सापेक्ष गतिशील कण के लिए उपरोक्त समीकरण निम्न प्रकार होगा। अब हम चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं, तो इस समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये दो टर्म्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ साई अपॉन डेल एक्स। हम एक विमीय की बात कर रहे हैं, तो एक विमीय के लिए या तो एक्स अक्ष होगा या वाई लेंगे या जेड लेंगे, और चूंकि हम यहाँ पर एक्स अक्ष ले रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, और बाकी हमारा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। यहाँ पर आप साई एक्स भी कर सकते हैं अगर एक्स डायरेक्शन में है तब। ओके, अब चूंकि वक्स के अंदर v इक्वल टू 0 है, ठीक है, v इक्वल टू 0 है, तब ये समीकरण क्या हो जाएगा, v का मान 0 रख दें तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। ई साई लिख लो या ई एक्स लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहाँ पाई एम ई तथा एच स्थिर होंगे, अतः समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। क्या क्या बताया हमने, पाई एम ई और एच यहाँ चूंकि स्थिर है, तो इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से इस प्रकार लिखते हैं, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। ये क्या है आपका, स्थिर है, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, अर्थात अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो गया आपका, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई के बराबर हो गया, ठीक है। इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 जो है एक साधारण द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण है। बिल्कुल देखकर स्पष्ट है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, यह एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इस प्रकार के समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है, हल होता है, वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे चूंकि हम एक्स डायरेक्शन लेते हैं तो लिख देते हैं साई एक्स। इसका जो हल होगा वो होगा साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कोस अल्फा एक्स। ये सेकेंड ऑर्डर समीकरण का हल होता है। इसको अच्छी तरह से इसको देख लो। अब हम बात करते हैं बॉक्स के बाहर या दीवारों पर, जहां स्थितिज ऊर्जा क्या है, इन्फिनिटी है। बॉक्स के बाहर या दीवारों पर स्थितिज ऊर्जा इन्फिनिटी है। तो ऐसी स्थिति में जो श्रोडिंगर समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, तो v की जगह पे इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी साई एक्स इक्वल टू 0। स्पष्ट है कि यह समीकरण तभी संतुष्ट होती है जब बॉक्स के बाहर सभी जगह पर साई इक्वल टू 0 हो, ठीक है। जब साई इक्वल टू 0 हो बॉक्स के बाहर, तभी यह समीकरण संतुष्ट होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बॉक्स के बाहर या दीवारों पर कण का कोई अस्तित्व नहीं है। और हम स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं कि जो कण है, मुक्त कण, वो कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है।
बॉक्स के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तब सीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो लगाने पर, अर्थात बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, ये हमारा क्या है, सीमा प्रतिबंध, सीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशन। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, साई इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 मतलब दीवारों पर, x इक्वल टू a। अतः जब x इक्वल टू, पहला कंडीशन लेते हैं कि जब x इक्वल टू 0, फर्स्ट लेते हैं हम, जब x इक्वल टू 0, तब साई इक्वल टू 0। तो समीकरण नंबर 3 से हम ये देखेंगे कि समीकरण नंबर 3 कहाँ गया हमारा, समीकरण नंबर 3 था हमारा साई x इक्वल टू a साइन अल्फा x प्लस b कोस अल्फा x, ये था हमारा समीकरण नंबर 3। तो यह मान हम अगर इसके अंदर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, साई इक्वल टू 0 इक्वल टू a साइन अल्फा 0 प्लस b कॉस अल्फा 0, अर्थात 0 इक्वल टू 0 प्लस b, क्योंकि साइन 0 का मान, साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 0 तो साइन थीटा या साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, कुल मिलाकर b इक्वल टू 0 जब हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं x इक्वल टू 0। अब समीकरण नंबर 3 में b इक्वल टू 0 रखें, जो हमें b का मान प्राप्त हुआ है, उस समीकरण नंबर 3 में इस मान को पुट करें तो हमें मिलेगा साई x इक्वल टू a साइन अल्फा x, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ जाइए। पहले हमने लगाया x इक्वल टू 0 कंडीशन, x इक्वल टू 0 कंडीशन लगाया है, तो ऐसी स्थिति में तरंग फलन का मान होता है 0, और जब हमने x इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 3 में पुट कर दिया, साई का मान 0 रख दिया, तो b इक्वल टू हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। अब ये जो b का मान प्राप्त होता है उसको हम समीकरण नंबर 3 में पुनः प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमारे पास नया समीकरण प्राप्त होता है साई x इक्वल टू a साइन अल्फा x, और इसको हम दे देंगे नाम समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से दूसरा कंडीशन लगाते हैं अब हम x इक्वल टू a, जब बाउंड्री कंडीशन हम लगा रहे हैं x इक्वल टू a, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी साई का मान 0 है। समीकरण नंबर 4 से 0 इक्वल टू साई इक्वल टू क्या है 0 इक्वल टू a साइन अल्फा इंटू a। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा a इज इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर होगा, ये लिख सकते हैं कि ये हो गया अल्फा a इज इक्वल टू n पाई। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 0 है, ये 0 तभी हो सकता है जब थीटा का मान n पाई के मल्टीपल हो।
साइन पाई इक्वल टू साइन एन पाई इक्वल टू 0। तो साइन थीटा का मान जब 0 प्राप्त होता है वो तभी हो सकता है जब थीटा का मान एन पाई के मल्टीपल हो। तो यहाँ पे चूंकि साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो 0 की जगह हम एन पाई रख सकते हैं। तो अल्फा ए इक्वल टू एन पाई हो गया और इससे हमें अल्फा का मान प्राप्त हो जाएगा एन पाई अपॉन ए। यह जाएगा हमारा समीकरण नंबर 5। यहाँ ए इक्वल टू 0 रखने पर परिणाम 0 प्राप्त होगा, जो कि उपयोगी हल नहीं है। इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0, हम a इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 0 इक्वल टू a साइन अल्फा a। तो यहाँ दो कंडीशन बनती हैं, या तो साइन अल्फा a 0 है या a इक्वल टू 0 है। ठीक, तो हमने यहाँ पे साइन अल्फा a इक्वल टू 0 लिया है। a को 0 लेने से परिणाम 0 प्राप्त होता है। यहाँ ये ध्यान रखना कि जो समीकरण नंबर 5 में राशि है n, n जो है वो है क्वांटम संख्या, एक नया चीज है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंत में। ठीक है, और इसका जो मान है वो होता है 1 2 3 4 so on। अतः श्रोडिंगर समीकरण का हल निम्न प्रकार से होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एन पाई अपॉन ए एक्स। ये श्रोडिंगर समीकरण का हल प्राप्त हो गया। यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 so on। क्वांटम संख्या का जो मान है 1 2 3 आगे तक ले सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। अब एक चीज और ध्यान रखें यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो क्वांटम संख्या का मान है n इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, वो यहाँ पर नहीं लिया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 0 रखते हैं तो बॉक्स के अंदर साई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम n का मान 0 ले लें यहाँ पर तो साइन 0 का मतलब 0, अर्थात तरंग फलन का मान 0 हो जाएगा बॉक्स के अंदर, जबकि कण बॉक्स के अंदर उपस्थित है। इसलिए इस कंडीशन में हम n डज नॉट इक्वल टू 0, n का जो 0 मान है वो हम यहाँ नहीं लेते, यहाँ पर हम n इक्वल टू 1 2 3 ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे तरंग समीकरण की जो व्युत्पन्न है एक बीबी बॉक्स में उसका मान क्या प्राप्त होता है। और मैं स्टूडेंट्स से पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आपकी क्लास के लगभग 4 यूनिट एक साथ चल रहे हैं। कोर्स भी आपका बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा इस हिसाब से। तो जितना से जितना आप लोग वीडियो देखेंगे उतना ही लाभान्वित होंगे। अपने दोस्तों से कहिए, एक दूसरे को फैलाइए इस बात को कि भाई यहाँ क्लासेस चल रही हैं, वीडियो अपलोड हो रहे हैं।